कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो के ग्रैंडपा लेम ने कैपिटल के न जाने कितने ही सारे रईस फैमिली को लूट लिया, जिसमें यांगकांग के एडवाइजर भी शामिल थे। हाँ, ये बात और है कि उन्हें एडवाइजर के घर से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। खैर, ये लोग अब किन्मो के जरिए अपने कटे हुए हाथ पाव को जोड़ना चाहते थे, तो किन्मो उन्हें टाउन में भेजकर अपने रिचुअल को शुरू कर चुका। साथ ही किन्मो ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी, जिसमें वो स्टार सप्रेसिंग लॉर्ड के फॉर्म को मास्टर कर लेता है, जिसके चलते किन्मो को एक एंशिएंट स्क्रॉल हासिल हुआ जिस पर डिमोनिक लैंग्वेज लिखी गई थी, जो कि किन्मो के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। तो वो डीटीएन डीमन किंग से एक डील करता है कि अगर किन्मो ने उसके डीमंस को मॉर्टर वर्ल्ड में आने दिया तो किन्मो को डीमन लैंग्वेज सिखाएगा और ये लोग अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर की कसम खाएंगे ताकि कोई भी अपने वादे से मुकर न पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर डीमन किंग ने अपनी कुछ मंत्रास को चैंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर की कसम खाने की रिचुअल को पूरा कर रहा था। वो अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर से कहने लगा कि मैं इस बच्चे के साथ एक डील करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस डील को विटनेस करें, तो प्लीज हमें आपके पास आने की इजाजत दीजिए। और ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद गेट में एक डिमोनिक आई अपीयर हो गई, जो कि ड्यूटियन का असली फॉर्म था। और अब वो फॉर्म अपना हाथ बाहर निकालते हुए किन्मो को दबोच लेता है, जिसके बाद वो किन्मो को अपने साथ लेकर सीधे अंडरवर्ल्ड की तरफ रवाना हो गया। किन्मो तो अपने सामने मौजूद नजारों को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो कभी अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर से मिलने जाएगा। देखते ही देखते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर हर तरफ बस लावा था। सो यही था वो अंडरवर्ल्ड जहाँ पर मौत के बाद गुनहगारों को तड़पाया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर बहने वाली नदियाँ भी लावा से बनी हुई थी। डीमन गॉड किन्मो से कह रहा था कि बच्चे मुझे कसके पकड़ लेना, थोड़ी देर में हम ग्रैंड एम्परर के सामने पहुंच जाएंगे। किन्मो हैरान होते हुए कहने लगा कि क्या यही एम्परर की डोमेन है, जिस पर डीमन गॉड जवाब देते हुए कहने लगा कि ये डोमेन उनकी है भी और नहीं भी। इस दुनिया में न जाने कितनी ही सारी एंटिटीज है जो इस डोमेन पर हुकूमत करना चाहती, मगर ग्रैंड एम्परर ही उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब फाइनली हमें अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर का बहुत ही विशाल फॉर्म दिखाया गया। ये दोनों उसके सामने बस एक चींटी जैसे नजर आ रहे थे। यहाँ आते साथ ही किन्मो का पेंडेंट भी ग्लो करने लगा। किन्मो तो इस एम्परर के फॉर्म को देखकर ही हैरान था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ग्रैंड एम्परर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब ड्यूटी एंड डीमन किंग तुरंत ही उस ग्रैंड एम्परर के सामने बो करने लगा। वो अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। दरअसल हम दोनों एक डील करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका विटनेस बनाया जाए। मैं ड्यूटी एंड किन्मो को डीमन लैंग्वेज सिखाने की कसम खाता हूँ। हमारे यूदो कॉन्टिनेंट की भाषा इस बच्चे को समझ नहीं आ रही। वहीं पर किन्मो भी ग्रैंड एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगा कि मैं किन्मो ड्यूटी एंड डीमन किंग के कुछ सर्वेंट को मेरी मॉर्टल रेल्म में आने की इजाजत देता हूँ। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एम्परर ने अपनी आंखें खोली और उसके ऐसा करते साथ ही किन्मो और डीमन गॉड की सोल उनकी बॉडी से खींची जाने लगी। ग्रैंड एम्परर उन दोनों को अपने काफी करीब बुला लेता है और फिर किन्मो के डाउ हार्ट से एक चेन निकलकर सीधे डीमन गॉड के हार्ट में पियर्स हो गई। यानी कि दोनों भी अब ग्रैंड एम्परर की कसम में बंधे गए थे। जो भी अपने प्रॉमिस को तोड़ेगा ग्रैंड एम्परर खुद उसकी जान लेगा। और अब ये प्रोसेस पूरी होते साथ ही इन दोनों की सोल दोबारा से उनकी बॉडी में एंटर कर गई। ग्रैंड एम्परर कह रहा था कि मैंने तुम दोनों की ओथ को सील कर दिया, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर एक मिस्टीरियस पावर बड़ी तेजी के साथ इन दोनों को पीछे की तरफ पुश करने लगी। अंडरवर्ल्ड का ग्रैंड एम्परर अपनी डोमेन में किसी को भी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड का खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। वो किन्मो से कहता है कि बस थोड़ी देर में हम तुम्हारे माइंड स्पेस में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम थोड़ा सा संभाल कर रहना। और अब फाइनली ये लोग उस गेट से बाहर आ गए। यहाँ पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था बच्चे तुम काफी ज्यादा शातिर हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाई लिया। तुमने ग्रैंड एम्परर के सामने अपनी ट्रू बॉडी में कसम खाई है और मेरा तो बस इस सोल का स्ट्रैंड है। अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी तो पूरी बॉडी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी कसम पर बरकरार रहो। हाँ, हो सकता है कि मैं अपने वादे को तोड़ दूं, लेकिन तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो किन्मो भी अपने इवल अंदाज में उसे जवाब देता है। वो कह रहा था कि मैंने ग्रैंड
ग्रैंड एम्परर के सामने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे कुछ डीमंस को मेरी मॉर्टर वर्ल्ड में एंटर करने दूंगा, लेकिन उन्हें जिंदा रखना है या फिर खत्म करना है इसकी कसम तो मैंने नहीं खाई। हो सकता है कि तुम अपने डीमंस को भेजते रहो और मैं यहाँ पर उन्हें मारता रहूं। जो सुनकर डीमन गॉड को किन्मो पर और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि किन्मो ने इसे एक बार फिर से उल्लू बना दिया था। वो कह रहा था बच्चे, हम दोनों का एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, पता नहीं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम कैसे देंगे। तो किन्मो उससे कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, तुम मुझे डीमन लैंग्वेज सिखा और मैं तुम्हारे लिए एक पपेट बनाऊंगा। उस कॉपर के बने हुए पपेट में तुम अपनी सोल को रख सकते हो। इस तरह से तुम अपने डीमंस को यहाँ पर खुद ही समन कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो बताओ, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? तो उस डीमन गॉड ने तुरंत ही किन्मो को अपने हाथ पर उठा लिया। वो कह रहा था कि तुम्हारे वो दोनों ग्रैंडफादर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जब मैं तुम्हारी बॉडी में था उस वक्त ही उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो तुम भी घायल हो जाओगे। मगर जैसे मैं तुम्हारी बॉडी से बाहर आया, वो लोग तुरंत ही मुझ पर अटैक कर देंगे। बच्चे, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा? तो किन्मो उसे बताने लगा कि अगर तुम मेरी ही बॉडी में ट्रैप रहे तो तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे, तुम्हारी हर एक मूव रेस्ट्रिक्टेड होगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा पावरफुल डीमन गॉड किसी के कंट्रोल में रहना पसंद करेगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पपेट में जाना ही तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी मैं उस पपेट पर एक सील लगाने वाला हूँ जो कि तुम्हारी डिमोनिक ऑरा को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा, यानी कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि उस पपेट में तुम हो। उस पपेट में रहना तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से तुम मेरे कंट्रोल में नहीं रहोगे, तुम अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। जिस पर डीमन गॉड कहने लगा कि ठीक है, तुम उस पपेट को फोर्ज करना शुरू करो और उसके बाद ही मैं तुम्हें डीमन लैंग्वेज सिखा दूंगा। तो किन्मो भी इसके लिए राजी हो गया, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। वो कह रहा था कि पपेट को फोर्ज करते वक्त मुझे कुछ डीमंस को समन करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी कसम ब्रेक हो जाएगी, फिर तो ग्रैंड एम्परर मुझे एक ही झटके में खत्म कर सकता है। जो सुनते साथ ही वो डीमन गॉड हंसने लगा। वो कह रहा था बच्चे, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारी इसी चालाकी की वजह से तुम सरवाइव कर पाओगे। चलो सबसे पहला तुम एक काम करो, 5 डीमन गॉड के स्टैचूज को कार्व करना शुरू कर दो। उन स्टैचूज का मतलब ये होगा कि तुमने मेरे 5 सर्वेंट को समन कर लिया, और फिर जैसे वो डीमन गॉड के स्टैचूज कंप्लीट हो जाए तुम मेरे पपेट पर काम करना शुरू कर सकते हो। इस तरह से हम दोनों का एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। इसी दरमियान किन्मो ने काफी जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया था। डीमन स्टैचूज को कार्व करने के बाद उसने पपेट पर काम शुरू किया, और ये सारे काम उसने बस एक ही रात में फिनिश कर लिए थे। सुबह होने तक किन्मो का कॉपर का पपेट भी पूरी तरह से रेडी हो गया। किन्मो डीमन गॉड से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें अपना ये पपेट कैसा लगा? जिस पर डीमन गॉड कहता है कि हाँ, तुमने इसे काफी अच्छे से फोर्ज किया है, मगर तुमने अभी तक मेरे 5 सर्वेंट को समन नहीं किया। तो किन्मो ने फटाफट से उस पपेट पर एक स्पेल मार्क कर दिया, और फिर उसने डीमन गॉड के लिए एक अल्टर भी बना लिया था। यहाँ पर उसने कई सारे स्कल्स रखे जो कि उसने अपने इंपीरियल फिजिशियन से हासिल किए थे। दरअसल इंपीरियल फिजिशियंस अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ऐसे स्कल कलेक्ट करते थे, तो किन्मो ने उन सभी स्कल्स को चुरा लिया, और अब वो डीमन मंत्रास को पढ़ते हुए डीमंस को समन करने की प्रोसीजर को शुरू कर चुका। उसने जैसे ही अपने मंत्रास की चैंटिंग शुरू की, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी। साथ ही उस स्टैचू से रिलीज होने वाली ऑरा सीधे आसमान पर हिट हो गई थी, जो देखकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड काफी जोर जोर से हंसने लगा। इधर यांगकांग के डिसाइपल की तो फटकर 4 हो गई। उन्हें डर था कि कहीं ये डीमन गॉड उन पर अटैक न कर दे। वहीं पर यांगकांग की गुलियान ने भी इस डीमन गॉड को देख लिया, मगर उतने में एक बुद्धा का हैंड सीधे आकर उस डीमन लॉर्ड को सप्रेस कर देता है। साथ ही साथ किन्मो ने जिस स्टैचू को बनाया था उसे भी डिस्ट्रॉय किया गया। दरअसल ये काम किया था किन्मो की ग्रैंडपा माँ ने। उनकी इस अमेजिंग पावर को यांगकांग के सभी लोगों ने विटनेस किया। वहीं पर हुलिंग भी उन लोगों को खबर देने पहुंच गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर डीमन गॉड अपीयर हुआ था, लेकिन हमारे यंग मास्टर किन्मो की ग्रैंडपा ने उसे खत्म कर दिया। वेल, किन्मो के ग्रैंडपास का जिक्र सुनते साथ ही गुइलान को तो काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो लोग तो ग्रेट डाचू के आउटकास्ट हैं। उनके जैसे पावरफुल और कमीने लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। मेरे ख्याल से अब मैंने किन्मो से कभी पंगे नहीं लेने चाहिए। इधर किन्मो डीमन गॉड ड्यूटियान को बताने लगा कि देखो, मैंने कसम के हिसाब से तुम्हारे एक डीमन गॉड को समन किया था। हाँ, ये बात अलग है कि वो यहाँ आते साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो डीमन गॉड उससे कहता है बच्चे, तुमने मुझे 5 डीमन को समन करने का वादा किया था, लेकिन उसमें से बस एक को ही समन कर पाए। तो बताओ फिर बाकी 4 डीमंस को तुम कब बुलाने वाले हो?
तो किन्मो उससे कहता है कि जब मैंने कसम खाई थी उस वक्त मैंने कहा था कि मैं डीमंस को समन करूंगा, लेकिन कितने डीमंस ये तो मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया था। मैं एक को भी कर सकता हूँ या फिर 100 को भी। 5 को भी समन करना समनिंग है और 1 को भी समन करना समनिंग है। जो सुनते साथ ही वो डीमन गॉड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि तुम्हारे वो दोनों ग्रैंडफादर मुझे खत्म करने के लिए दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर रहे। मुझे लगा ही था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तो अब तुम्हारे नाक में दम करने के लिए मैं उन्हीं डीमंस को मॉर्टर रेल्म में भेजूंगा जो कि मुझे हमेशा तंग करते हैं। मैं उनका राजा हूँ लेकिन वो मेरी एक कौड़ी की इज्जत नहीं करते, तो बताओ फिर वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। वो लोग मेरी ही नहीं सुनते, तो बताओ फिर तुम्हारी भला कैसे सुनेंगे। अगर वो तुम्हें तंग करेंगे तो भी मुझे खुशी मिलेगी और अगर तुम उन्हें मार दो तो भी मुझे खुशी मिलेगी। तभी किन्मो उससे कहता है कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने तुम्हारे सर्वेंट को समन किया है, सो अब वादा पूरा करने की बारी तुम्हारी है। जल्दी से मुझे डीमन लैंग्वेज सिखा दो। जिस पर डीमन गॉड कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारे जैसे शातिर बंदे के साथ डील करने के लिए मैं पहले से ही तैयार था। देखो ग्रैंड एम्परर के सामने कसम खाते वक्त मैंने ये बताया था कि मैं तुम्हें डीमन लैंग्वेज सिखाऊंगा, मगर मैंने ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हें पूरी डीमन लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। सो अब मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हें बस एक ही सेंटेंस सिखाऊंगा। अगर तुम्हें हमारी पूरी भाषा सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें हमारी यूदू की दुनिया में आकर उसे खुद ही सीखना पड़ेगा। तो किन्मो से कहता है ठीक है चलो, अगर तुम मुझे ज्यादा नहीं सिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे बस इतना बता दो कि उस गेट पर क्या लिखा है। तो डीमन गॉड उसे बताने लगा कि इस पर लिखा है महायामा द गेट ऑफ कुनियुआन। अगर तुमने इस गेट से एंटर किया तो तुम यूदू की दुनिया की कुनियुआन की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। उस पावर से तुम्हारी सोल काफी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। जिस पर किन्मो कह रहा था क्या वाकई, भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ, हो सकता है कि तुम यहाँ भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर डीमन गॉड कहने लगा कि हमने ग्रैंड एम्परर की कसम खाई थी, भला मैं तुम्हारे साथ झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो पूरा सच है। जिस पर किन्मो कह रहा था चलो ठीक है इस बार मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ, फिलहाल तो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट टास्क है, जैसे वो पूरा हो जाए फिर उसके बाद मैं उस गेट में एंटर करूंगा। मुझे भी देखना है कि कानियुआन की पावर मेरी सोल को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। खैर हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो ड्यूटी एंड डीमन किंग जल्दी से मेरी बॉडी से बाहर आ जाओ। मुझे अपनी बॉडी में फालतू की भीड़ जरा भी पसंद नहीं आती। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार पपेट बनाया है, तो उसमें एंटर करो। उसके बाद तुम खुद के मर्जी के मालिक बनोगे, फिर तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और हाँ अब मैं थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम पूरा करना है, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद किन्मो ने अपने दोनों ग्रैंड पास को आवाज लगाई। वो कह रहा था कि सारी तैयारियां पूरी हो गई, अब मैं आपके हाथ पाँव को जोड़ने वाला हूँ। तो वो लोग तुरंत ही किन्मो के पास पहुँच गए। किन्मो ने बता रहा था कि एक मेडिसिन के घोल में मैंने आपके बॉडी पार्ट्स को सोक किया था, जिसके चलते उनकी वाइटलिटी दोबारा से वापस आ गई। जो सुनकर ग्रैंडपा माँ कह रही थी कि जब तुम हमारी बॉडी को रीअटैच करोगे उस वक्त वो डीमन गॉड यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा, तो क्यों ना मैं अपनी बुद्धि स्टार्ट का यूज करके उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दूं। अपने बारे में ऐसी चुगलियां सुनकर तो डीमन गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किन्मो से कहने लगा कि तुम इन दोनों के लिम्स को जोड़ना चाहते हो, ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन डीमन गॉड के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोचता है कि वैसे भी ये लोग अब काफी ज्यादा बिजी हैं, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जिसके बाद वो फटाफट से किन्मो की बॉडी से बाहर आकर उस पपेट में एंटर कर चुका, जिससे उस पपेट का मैकेनिज्म काफी तेजी के साथ एक्टिवेट हो गया। डीमन गॉड ने अब तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, लेकिन किन्मो ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल चेन को रिलीज करते हुए उस पपेट को एक ही जगह पर होल्ड कर लिया। अब तो पपेट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और इससे वो किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कमीने बच्चे, तूने मुझसे वादा किया था कि इस पपेट में मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, मगर तूने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया। तुमने एक सील कास्ट करने के नाम पर मुझे एक सीलिंग फॉर्मेशन में ही कैद कर दिया। उतने में किन्मो उस पपेट की कंट्रोल पैनल को ओपन करके हुलिंग को बताने लगा कि देखो मैं तुम्हें इस पपेट को कंट्रोल करने का तरीका सिखाने वाला हूँ, फिर तो तुम इसे आसानी से मैनेज कर पाओगी। जिसके बाद किन्मो ने हुलिंग को सारे पैंतरे सीक्रेटली बता दिए, तो हुलिंग अपने छोटे छोटे पंजों से पैनल को ऑपरेट करने लगी। सबसे पहला तो उसने डीमन गॉड को बिजली के झटके दिए, जिससे तो बेचारा डीमन गॉड काफी ज्यादा तड़प रहा था। वो गुस्से में किन्मो से कहता है कि अगर तुझमें जरा भी दम है तो मुझे इस पपेट से बाहर निकाल, फिर तू बस देखते जा मैं कैसे तेरी धुलाई लगाता हूँ। साथ ही साथ वो हुलिंग से कह रहा था कि तुम भी एक डीमन हो, तुमने तो दूसरे डीमन की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पर तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो किन्मो से कहता है कि चल ठीक है इस बार मैंने हार मान ली।
बस अब मेरी एक ही गुजारिश को पूरा कर, मुझे एक इंस्टेंट झटपट वाली मौत चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसे नमूनों के हाथ का खिलौना नहीं बनना। तो किन्मो से कहता है सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारी ये गुजारिश पूरी नहीं होने वाली, तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर खत्म करने से भी सुकून नहीं मिलने वाला, तो इंस्टेंट डेथ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद वो हुलिंग से कहता है कि बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे झटके देती रहना, इसे भी पता लगना चाहिए कि हमारी दुनिया में इसकी जिंदगी की कीमत कितनी है। और अब किन्मो ने अपने ग्रैंडपास के लिम्स को जोड़ते हुए उन्हें पानी में बिठा दिया। ग्रैंडपा लेम कह रहे थे कि देखो तो हमारा किन्मो कितना ज्यादा बड़ा हो गया, जिस पर एल्डर माँ कहते हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ कि तुमने इसे बचपन में ही चुरा लिया। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो ग्रैंडपा लेम से पूछता है कि बताए आपने मुझे किससे चुराया था। तो लेम उसे बताने लगे कि जब तुम छोटे थे ना तब हर रोज बिस्तर गिला करते थे, तुम इतनी ज्यादा सुसु करते थे मानो तुम्हारे पेट में कोई तालाब हो। तो बेचारी ग्रैनी सी तुम्हारे कपड़े धो धो कर तंग आ गई, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हें पड़ोस वाले विलेज में दे दिया। ये सुनकर तो किन्मो को काफी ज्यादा दुख हुआ, इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इमोशनल होकर ग्रैंडपा माँ से पूछने लगा कि क्या वाकई ग्रैनी सी ने मुझे दूसरों को दे दिया था। तो ग्रैंडपा माँ कहते हाँ बिल्कुल, उसने तुम्हें कई बार दूर भेज दिया, लेकिन तुम इतने ढीठ थे कि दोबारा से वापिस आ जाते थे। मगर फिर लेम को तुम पर तरस आ गया और उसने ग्रैनी सी के कमरे से तुम्हें चुरा लिया। तभी लेम कहते माँ बिल्कुल भी इस बच्चे के सामने झूठ मत बोल, तू तो जानता ही है ना मुझे छोटे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो किन्मो के दिल पर कई सारे जख्म हो गए, तो उन पर नमक रगड़ने के लिए ग्रैंडपा माँ उसे और भी ज्यादा उकसाने लगे। वो कहते हैं कि हमारे विलेज चीफ और ग्रैंडपा मास्क ने बताया था कि इस बच्चे को यहाँ से दूर भेज दो, ये जाएगा तो हमारे विलेज में शांति आ जाएगी। तो ग्रैंडपा म्यूट ने प्लान बनाया कि वो तुम्हें गाय के साथ जंगलों में भेज देगा ताकि तुम वहाँ से कभी भी वापिस ना आ पाओ। जो सुनकर किन्मो कह रहा था कि तुम तो सबके सब बेरहम हो, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ग्रैंडपा ब्लाइंड और ग्रैंडपा डेफ ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से सिर्फ वो दो लोग ही मुझसे सच्ची वाली मोहब्बत करते थे। तभी ग्रैंडपा लेम कहते अरे उस डेफ की बात ही मत करो, वो बंदा तो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता था, अगर नफरत को मापा जाता तो उसकी 1000 गुना ज्यादा निकलती। और रही बात तुम्हारे ग्रैंडपा ब्लाइंड की, तो वो शुरू में तुमसे प्यार करता था, लेकिन जिस दिन तुमने उसकी मुंह पर सुसु करी तुम्हारी उस धार के साथ उसका प्यार भी बह गया। तो जिस दिन ग्रैनी सी ने तुम्हें दोबारा से पड़ोस की गाँव में भेज दिया उस दिन ब्लाइंड काफी ज्यादा खुश था। सो अभी सारी झूठी कहानियाँ सुनने के बाद किन्मो ने ठंडे पानी की बकेट उन पर खाली कर दी। खैर अब ऐसी रात भर हंसी मजाक करने के बाद नई सुबह हो गई। वहीं पर हुलिंग भी डीमन गॉड को रात भर तंग करने के बाद उसी के कंधे पर सो गई थी। तो ग्रैंडपा उससे कहते हुलिंग ये डीमन गॉड काफी ज्यादा शातिर है, तो तुम इसे उतना ही टॉर्चर करो जितना तुम बाद में झेल सको। सो इस तरह से किन्मो ने अपने ग्रैंडपास को पूरी तरह से हील कर दिया। ग्रैंडपा माउस का लाड़ कर रहे थे और वहीं पर ग्रैंडपा लेम उसे फटके लगा रहे थे, जिसके बाद ये दोनों एल्डर्स ग्रेट डाचू की तरफ निकल पड़े। वो किन्मो से कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी करके नए साल पर घर आना है, अगर तुम नहीं आए तो फिर बाकी के बुड्ढों के दिल 4-5 सालों के लिए टूट जाएंगे। तो किन्मो भी उन्हें अलविदा कहते हुए वादा करता है कि वो नए साल पर घर जरूर आएगा। इधर ये दोनों बाम्बू फॉरेस्ट में आते साथ ही देख पाते कि कोई बंदा उनका इंतजार कर रहा। ग्रैंडपा लेम बड़े ही स्टाइल के साथ एल्डर माँ को बताने लगे कि देखो तो इंपीरियल एडवाइजर के पास कितना ज्यादा सब्र है, इसे पता था कि उस दिन हम किन्मो के घर पर थे मगर फिर भी इसने हमसे मुलाकात नहीं की, पता नहीं ये बेचारा कितने दिनों से जंगलों में हमारा इंतजार कर रहा होगा। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि आप दोनों भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप कोई इवल काम नहीं करते, इसलिए मैं भी आपका रास्ता नहीं रोकूंगा, बस मुझे मेरी इंपीरियल डिस्क वापस चाहिए जो कि आपने मेरे कमरे से चुरा ली थी। जिस पर लेम कह रहे थे अरे हाँ वो इंपीरियल डिस्क, अरे वो तो मैंने किसी को दे दी। तो एडवाइजर गुस्से में पूछने लगे कि बताए आपने वो डिस्क किसे दे दी। तो हंसते हुए बताने लगे कि वो डिस्क तो मैंने यांगकांग के नए ग्रैंड मास्टर किन्मो को दे दी। जिसके बाद वो एडवाइजर को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए और बेचारे एडवाइजर भी चुपचाप से वापस चले गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें किन्मो के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वो कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड ने मुझे इस गेट के बारे में बताया था, अगर मैंने इसमें एंटर किया तो मैं कानियोन की पावर को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा, जिससे मेरी सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब पता नहीं वो बंदा सच
बोल रहा था या झूठ, जानने का बस एक ही तरीका है, इस गेट में एंटर करो। मगर इस गेट में एंटर करना काफी ज्यादा खतरनाक होगा, हो सकता है कि यहाँ मेरा किसी पावरफुल एंटिटी से पाला पड़ जाए। तो किन्मो थोड़ा सा डाउटफुल होकर ही उस गेट में अपना हाथ डाल देता है, मगर तभी उसकी सोल तुरंत ही उस गेट में खींची जाती है। उसके सामने नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड का लैंटर्न था, जो कि किन्मो को तुरंत ही अपने अंदर खींच लेता है। किन्मो तो बस एक ही सेकंड के अंदर उस लैंटर्न में ट्रैप हो गया और अब यहाँ फंसने के बाद किन्मो की सोल बुरी तरह से तड़पने लगी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लैंटर्न से बाहर कैसे निकलेगा। तो किन्मो फटाफट से महायामा इस लफ्ज को दोहराने लगता है, जो कि ड्यूटी एंड गॉड ने उसे पढ़कर बताया था। जो सुनकर नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड उससे कहने लगा कि बच्चे, अगर ये वर्ड तुम पहले ही बोलकर बाद में एंटर करते तो मैं भी तुम्हारी सोल को कैद नहीं करता। तुमने डायरेक्टली मेरी दुनिया में एंटर किया था और इसी वजह से मुझे तुम्हें कैद करना पड़ा। जिसके बाद वो किन्मो को तुरंत ही आजाद कर देते हैं। किन्मो उनसे पूछ रहा था कि मेरे लॉर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस महायामा का मतलब क्या है? मैंने महायामा को यूज तो किया, लेकिन इसका मीनिंग तो मैं भी नहीं जानता। जिस पर नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड जवाब देते हुए बताने लगे कि महायामा का मतलब है कुनयुआन ही सुप्रीम है, उसी से सभी का जन्म हुआ। सिर्फ वही हेवन के फरमान को ऑबे कर सकता है और वही उसके खिलाफ जा सकता। बच्चे, ये नेदरवर्ल्ड का दरवाजा है, यहाँ पर बस मरे हुए लोगों को ही एंट्री मिलती। ये वो जगह नहीं जहाँ पर तुम मुंह उठा के चले आओ, और वैसे भी मरने के बाद तुम्हें यहीं पर आना होगा, तो कुछ सालों तक इंतजार करो। इतना कहते साथ ही वो अपनी बोट पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर किन्मो भी समझ गया था कि ये सब तो उस ड्यूटी एंड डीमन गॉड की चालाकी थी। पावर एब्जॉर्प्शन की बात पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। वो तो बस मुझे इस दरवाजे के पार भेजकर खत्म करना चाहता था। सब किन्मो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आकर उस पपेट को घूरने लगा। उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट के सोर्ड मास्टर शिनसाओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मास्टर शिनसाओ किन्मो को खबर देते हैं कि उनके हेवनली डीमन सेक्ट के किंग लियो बुरी तरह से घायल है। उनकी फाइल लिमिनरीज कंप्लीटली शटर होने की वजह से वो अब मौत की कगार पर हैं। वेल, इस खबर को सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो फटाफट से किंग लियो से मिलने पहुंच जाता है। किन्मो ने देखा कि उनकी बॉडी पर तो कई सारे गहरे जख्म हैं, इसलिए वो फटाफट से अपने निडल का इस्तेमाल करते हुए उनकी इंजरीज को हील करने लगा। और उतने में हेवनली किंग लियो को होश आ जाता है। वो किन्मो को बताते हैं कि किसी ने हमारे हेवनली किंग कियान के कपड़े पहनकर मुझे चकमा दिया, मुझे उसके पीछे जाने पर मजबूर किया गया, मगर उन्होंने असल में तो हमारे किंग कियान को ऑलरेडी मार दिया था, ताकि वो हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक को हासिल कर पाए। वेल, यहाँ पर किन्मो को अपने कोरोनेशन सेरेमनी का इंसिडेंट याद आया। उस दिन पैट्रियार्क को खबर मिली थी कि उनके हेवनली किंग में से कियान कहीं पर मिसिंग है, और हेवनली किंग कियान को बिल्कुल भी ट्रेस नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते पैट्रियार्क भी परेशान हो गए। उन्होंने एल्डर को हुक्म दिया कि जल्दी से हेवनली किंग कियान की तलाश करो, और आज के बाद हेवनली किंग कियान के हर एक डिसेंडेंट का ख्याल रखना। यानी कि पैट्रियार्क को उसी दिन समझ आ गया था कि मास्टर कियान की जान खतरे में है। बस उस दिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे, मगर आज पता चला कि कियान तो काफी लंबे अरसे पहले ही मारे गए, और उन्हीं के कातिलों ने किंग लियो को भी घायल कर दिया। किंग लियो किन्मो को बताते हैं कि उन लोगों ने लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक का यूज किया था। अब ही सुनते साथ ही मास्टर शिनसाओ काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि ये तो हमारे क्राउन प्रिंस के ग्रैंड ट्यूटर सन नानदाओ की टेक्निक है, यानी कि यांगकांग के क्राउन प्रिंस का टीचर ही इस अटैक का जिम्मेदार था। और इसी बात से किन्मो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो हेवनली किंग लियो से कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और अब वो अपनी फाइनल नीडल उनकी बॉडी में पियर्स करने ही वाला था कि तभी किंग लियो ने उसका हाथ थाम लिया। वो कहने लगे, सेक्ट मास्टर, मैं जानता हूँ कि आप एक मिरेकल हीलर हो, मगर आप उस बंदे को नहीं बचा सकते जिसकी मौत तो ऑलरेडी लिखी गई है। यूँ समझ लीजिए कि यही मेरी किस्मत थी, जिसे हम सभी को एक्सेप्ट करना होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने एफर्ट्स मुझ पर जाया करो। उनकी बातें सुनकर किन्मो काफी ज्यादा रोने लगा। वो इमोशनल होकर कह रहा था कि अगर आप मारे भी गए तो मैं सोल समनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आपकी सोल को नेदरवर्ल्ड से खींच लूंगा। मेरे होते हुए नेदरवर्ल्ड का राजा भी आपकी सोल को क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पर हेवनली किंग लियो ने उसकी आंखें पोंछ ली। उन्हें अच्छे से पता था कि किन्मो डेस्परेटली उन्हें बचाना चाहता है, और वो खुद किन्मो को झूठी उम्मीदें देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उसे बताते हैं कि मेरी डिवाइन ट्रेजरीज पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, मेरी डिवाइन सोल भी बुरी तरह से पेरिश हो चुकी। तो जिनकी सोल पूरी तरह से स्कैटर हो जाती है वो नेदरवर्ल्ड में भी नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के पास रीइंकार्नेट होने का भी कोई अधिकार नहीं होता।
होता। अब ये सुनकर किन्मो काफी ज्यादा घबरा जाता है, यानी कि ना ही वो हेवनली किंग लियो को कभी बचा पाएगा और ना ही वो दोबारा कभी रीइंकारनेट हो पाएंगे। जिस भी बंदे ने हेवनली किंग लियो पर हमला किया था उसने उनका रीइंकारनेट होने का अधिकार भी छीन लिया था। वहीं पर किंग लियो किन्मो को समझाने लगे कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई भी बता नहीं सकता कि मौत कब जिंदगी पर दस्तक दे दे। वेल यहाँ पर किन्मो को पुरानी बातें याद आने लगी। किन्मो तो हमेशा ही हेवनली डीमन सेक्ट के हेवनली किंग्स को परेशान किया करता था, मगर उन लोगों ने कभी भी किन्मो पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इनफैक्ट इन तीनों हेवनली किंग्स ने मिलकर किन्मो को टेलीपोर्टेशन टेक्निक का नॉलेज दिया। और अब हेवनली किंग लियो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगे कि मैं सेक्रेड माउंटेन पर वापस जाना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से सेक्रेड ट्री को देखना चाहूंगा, साथ ही मैं हमारे सेंट की वुड कटिंग की आवाज सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर किन्मो तुरंत ही उनके हाथ को थाम लेता है। साथ ही साथ किंग लियो उसे बताने लगे कि हमारा हेवनली डीमन सेक्ट मुर्दों को दफनाता नहीं, बल्कि हमारी मौत के बाद हम तो मुट्ठी भर राख में बदल जाते हैं। ये ब्लेजिंग होली फायर मेरे मॉर्टर रिमेन्स को बर्न कर रही है। इसका मतलब हमारे अलविदा कहने का वक्त हो चुका। भले ही मौत हमें अलग कर रही, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी यादों में जिंदा रखोगे। किंग लियो की बातें सुनकर मास्टर शिनसाओ भी काफी ज्यादा रोने लगे। दरअसल हेवनली डीमन सेक्ट का हर एक बंदा एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा करीब था। इनके जैसी इमोशनल बॉन्डिंग शायद ही किसी और सेक्ट में मौजूद होगी। और फाइनली किंग लियो की बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो गई। किन्मो ने उनकी राख को पॉट में भर लिया था और अब उसके दिल में बस बदले की आग भड़कती जा रही थी। किंग लियो के साथ जो कुछ भी हुआ, जब तक वो उसका रिवेंज नहीं लेगा तब तक किन्मो को कोई सुकून नहीं मिलने वाला। वो सोर्ड मास्टर शिनसाओ को हुक्म देता है कि मुझे क्राउन प्रिंस के टीचर सन नांदाओ की सारी जानकारी चाहिए, किसी इन्फॉर्मेशन को मिस मत करना। उसकी जिंदगी भर की हिस्ट्री, उसकी फैमिली, उसका सेक्ट, उसके डिसाइपल, उसके बारे में सब कुछ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पर हम किन्मो को काफी ज्यादा गुस्से में देख पाते हैं और उसके एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था कि अब तो उस बंदे की कोई खैर नहीं। तो सोर्ड मास्टर शिनसाओ ने इंफॉर्मेशन टावर से सारी जानकारी हासिल कर ली। किन्मो ने भी उसे मिली हुई हर एक इंफॉर्मेशन को काफी अच्छे से स्टडी किया। ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किन्मो अपनी जगह से नहीं हिला, जो देखकर सोर्ड मास्टर शिनसाओ को भी उसका टेंशन आने लगा। वो किन्मो से कहते हैं कि आपने पिछले 2 दिनों से जरा भी आराम नहीं किया, मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। जिस पर किन्मो बताने लगा कि मैं उस बंदे की लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक की स्टडी कर रहा था। चाहे कोई टेक्निक कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। तो मैंने भी इस इमूवेबल जेन टेक्निक की सारी कमजोरियां ढूंढ निकाली। वो सारी वीकनेसेस इस बुक में रिकॉर्ड की गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे स्टडी करो, ताकि जब भी हम पर नेक्स्ट टाइम अटैक होगा तो हम उसके साथ डील करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। जैसे मैंने हमारे हेवनली किंग लियो को खोया है, मैं वैसे किसी और को खोना नहीं चाहता। मुझे ये बताएं कि आपने उस बंदे के नांदाओ सेक्ट की जानकारी हासिल की है। और अब हमें नांदाओ सेक्ट का नजारा दिखाया जाता है। वेल किन्मो की खातिर जानकारी हासिल करवाने के लिए सोर्ड मास्टर शिनसाओ ने अपनी एक बंदी को यहाँ पर भेज दिया था। तो बंदी उसे बताने लगी कि नांदाओ सेक्ट का काम था धर्मा को स्प्रेड करना, राइचस पाथ को बढ़ावा देना। मगर नांदाओ सेक्ट ने तो अपने ऑफिशियल कोड को ही औरत और शराब से भर दिया था। यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट कुछ सीखने के लिए नहीं आते, बल्कि वो तो यहाँ पर आते हैं मजे करने के लिए। पावरफुल और रईस बंदे यहाँ आकर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते। इतना ही नहीं, नांदाओ सेक्ट ने अपना एक पावरफुल नेटवर्क सेटअप किया है, जिसके चलते उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती है और समय के साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं। भले ही नांदाओ सेक्ट राइचस पाथ को रिप्रेजेंट करता, मगर असल में वो एक ब्रॉथल से कम नहीं होगा। यहाँ पर लड़कियों की जान की कोई कीमत नहीं। जो किस्मत की मारी वहाँ पर फंस जाए, समझ लो उसकी जिंदगी वहीं पर तबाह हो जाएगी। और इससे नांदाओ सेक्ट के मास्टर यानी कि क्राउन प्रिंस के टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो बस एक ही मकसद था, पावरफुल लोगों को खुश रखना। तो ये कोई सच्चाई की राह पर चलने वाला सेक्ट नहीं, बल्कि अय्याशी का अड्डा है। तो उस जासूस ने नांदाओ सेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए उसे हेवनली डीमन सेक्ट की बंदी के हाथ में थमा दिया। इतना ही नहीं, हेवनली डीमन सेक्ट का एक बंदा तो नांदाओ सेक्ट के डंजन्स में भी पहुंच गया था। उसने देखा कि जिसने भी नांदाओ सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश करी, उस बंदे को घायल करके सीक्रेट डंजन्स में डाल दिया जाता। उन्हें न वहाँ पर खाना मिलता और न पानी, उन्हें बस अपनी मौत का इंतजार करना था। और इसी वजह से नांदाओ सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, क्योंकि उसका कोई भी अपोनेंट आज तक सरवाइव नहीं कर पाया। साथ ही हम देख पाते हैं कि हेवनली डीमन सेक्ट के जासूस ने नांदाओ सेक्ट की एक चेस्ट चुरा ली थी। अब उस चेस्ट में क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है।
जहाँ पर किन्मो अपने दोस्त वेजिन से मिलने पहुँच गया था। ओके टाइम मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरे लिए घर जाकर अपने ग्रैंडफादर को बताना होगा कि आज नांदाओ विला में काफी कुछ होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ड्यूक वे भी इस एक्साइटमेंट को एंजॉय करे। जिस पर वे कह रहा था, हाँ ये बात तो सच है कि मेरे ग्रैंडफादर कभी किसी फन को मिस नहीं करते, मगर किसी मामूली इवेंट को देखने के लिए वो बिल्कुल भी अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। अगर नांदाओ विला में छोटा मोटा इवेंट होने वाला है तो भूल जाओ, ड्यूक वे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उनकी तो आदत है कि किसी भी बड़े इवेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसकी सारी खबरें कैपिटल तक पहुंचा देना। यूँ समझ लो कि अगर आज उन्हें कोई जानकारी मिली तो अगले ही दिन वो पूरे कैपिटल को पता चल जाएगी। उनके बड़े से पेट में एक छोटी सी बात भी हजम नहीं होती। तो किन्मो से बताने लगा कि ये वाला इवेंट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ड्यूक वे को इसमें मजा आएगा। दरअसल हमारे क्राउन प्रिंस के टीचर का अफेयर सबके सामने आने वाला है। अब ये बात वे को भी काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो ड्यूक वे तक ये खबर पहुंचाने के लिए तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रैंड ट्यूटर और उसके डिसाइपल को देख पाते हैं। ग्रैंड ट्यूटर बता रहा था कि हमने थंडरक्लैप सेक्ट से लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक हासिल की थी। वेल हमारे सेक्ट के फाउंडर ने ही इसका सारा नॉलेज हासिल किया था। साथ ही हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था जिसे द 1000 पगोड़ा कहा जाता है, मगर बदकिस्मती से वो पगोड़ा फ्रंटियर पर ही गुम हो गया। सो गाइस, फ्रंटियर मतलब यांगकांग की बॉर्डर, जहाँ पर अक्सर बैटल्स हुआ करती थी। तो ऐसे ही किसी बैटल में इनका द 1000 पगोड़ा ट्रेजर लॉस्ट हो गया। ग्रैंड टीचर बता रहा था कि अगर वो पगोड़ा हमारे पास रहा तो हमारी इमूवेबल जेन टेक्निक और ज्यादा पावरफुल बनेगी। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ जेन टेक्निक वाकई कमाल की है, मगर उस दिन जब इंपीरियल एडवाइजर ने कई सारे कल्टीवेटर्स के खिलाफ बैटल की थी उस वक्त हेवनली डीमन सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक ने कमाल कर दिया। वो लोग टेलीपोर्टेशन आरी का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर उस दिन हेवनली डीमन सेक्ट इंपीरियल एडवाइजर का साथ नहीं देता तो शायद आज बात कुछ और होती। मेरे 8वें ग्रैंड अंकल के बजाय वो एडवाइजर मारा जाता। मेरे अंकल एक महान राजा थे, उन्होंने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन हेवनली डीमन सेक्ट ने साउथ की बैटल में इंटरफेयर करके पूरी बाजी ही पलट के रख दी और मजबूरन मेरे 8वें अंकल को खुद को ही मारना पड़ा। सो गाइस, ये क्राउन प्रिंस उस मास्क वाले बंदे की बात कर रहा है जिसने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ पूरी की पूरी आर्मी तैनात की थी। रेबेलियंस का लीडर इस बंदे का 8वां अंकल था और शायद उसी की मौत का बदला लेने के लिए इन लोगों ने हेवनली डीमन सेक्ट के किंग लियो पर हमला किया था ताकि ये लोग किन्मो के सेक्ट की टेलीपोर्टेशन टेक्निक उनसे छीन पाए। मगर किंग लियो ने अपनी सीक्रेट टेक्निक देने के बजाय मौत को अपना लिया। यहाँ पर ग्रैंड ट्यूटर क्राउन प्रिंस से कहने लगा कि वो हेवनली डीमन सेक्ट काफी ज्यादा ईवल है, उनके पास ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक है जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि हाँ वो लोग ऑलरेडी खतरनाक है और अब तो उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर को भी ज्वाइन किया। एडवाइजर को तो ऑलरेडी अलमाइटी अंडर द हेवन के नाम से जाना जाता, इसलिए अब हो सकता है कि वो लोग हम पर पलटवार करे। तो अब हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ ही क्राउन प्रिंस अपने ग्रैंड ट्यूटर से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री से अपना कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश करो। जिस पर ग्रैंड ट्यूटर कह रहा था कि आप एक क्राउन प्रिंस हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर किसी ने सवाल उठाया कि आप थंडरक्लैप सेक्ट से क्यों मिल रहे हो तो बता दीजिए कि आप दोनों सेक्ट के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और वैसे भी थंडरक्लैप सेक्ट का मास्टर सेनलाई आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि अब हेवनली डीमन सेक्ट ने ऑलरेडी यांगकांग नेशन को ज्वाइन किया है तो एम्परर उनकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेंगे। जिस पर ग्रैंड ट्यूटर बता रहा था कि वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है। हमने हेवनली किंग लियो और कियान को बुरी तरह से टॉर्चर किया था, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी टेक्निक शेयर करने के लिए राजी नहीं हुए। मगर कोई बात नहीं, अब हम हेवनली डीमन सेक्ट के नए सेक्ट लीडर को ही टारगेट करेंगे। यहाँ पर इनका निशाना था किन्मो पर, मगर इन दोनों को कोई आइडिया नहीं थी कि किन्मो तो ऑलरेडी इनका गेम सेटअप कर चुका। क्राउन प्रिंस तो ये सुनकर ही हैरान था कि हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर किन्मो है। वो कह रहा था कि किन्मो तो ग्रेट डाचू की रूइंस का आउटकास्ट है, मगर उसने बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर अपनी एक रेपुटेशन एस्टेब्लिश कर दी। इसने हमारे इम्प्रेस मदर को हील करके एम्परर का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उसने टियानबू सिटी में चल रही बैटल में कई सारे स्कॉलर्स की जान बचाई थी, जिसके चलते एम्परर ने खुश होकर उसे काफी अच्छी रैंकिंग पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि ये बंदा प्रिंसेस यूजी के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। हो सकता है कि इस बंदे का यांगकांग में आने का कोई मकसद होगा। वो यहाँ पर इंटरनल स्ट्राइफ की शुरुआत करना चाहता है ताकि रॉयल फैमिली एक दूसरे के खिलाफ होकर एम्परर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए।
अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि सोड मास्टर शिनसाओ किन्मो से मिलने पहुंच गए। वो कहने लगे कि जैसा आपने ऑर्डर दिया था वैसे ही हमने हेवनली किंग लियो को सेक्रेट ट्री के नीचे दफना दिया। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। मगर किन्मो को पता था कि जब तक वो हेवनली किंग लियो का बदला नहीं लेगा तब तक ना ही किंग लियो की रूह को शांति मिलेगी और ना ही किन्मो की। वो कहने लगा कि नांदाओ सेक्ट के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो एक जमाने में वो ज़ेन ट्रेडिशन का सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट था। उनका ग्रेट थंडरक्लैप सेक्ट से काफी पुराना रिश्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ही नांदाओ सेक्ट बुद्धिज्म को फॉलो करता था, लेकिन फिर यांगकांग को ज्वाइन करने के बाद सन नांदाओ ने अपनी बुद्धिज्म की बात को छोड़ दिया। साथ ही सन नांदाओ को हमारे क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूटर बना दिया गया। नांदाओ विला ने हमेशा ये दिखावा किया कि वो एक प्योर प्लेस है जहाँ पर धर्म और कल्टीवेशन की टीचिंग दी जाती, मगर असल में तो नांदाओ विला करप्शन का अड्डा है जहाँ पर रईस लोग ढेर सारा पैसा खर्च करके गरीबों पर अत्याचार करते। नांदाओ सेक्ट के हर एक बंदे ने करप्शन किया। वहाँ किसी मासूम लड़की की जिंदगी कौड़ी के भाव बिकी जाती। सो अगर मैंने डायरेक्टली वहाँ जाकर उन पर एक्शन लिया तो काफी बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा। यांगकांग के एम्परर को ये लगेगा कि मैं उनके अलाइज के साथ बेवजह फाइट कर रहा हूँ, तो क्यों ना मेरे इस हमले को थोड़ा सा केयरफुली डिजाइन किया जाए। और अपने इस प्लान को फुलफिल करने के लिए किन्मो के दिमाग में एक शानदार सा आइडिया था। वो बताता है कि नांदाओ सेक्ट का एक सबसे स्पेशल ट्रेजर द 1000 पगोडा कई सौ सालों पहले लॉस्ट हुआ था। ऐसा कहा जाता कि यांगकांग की बॉर्डर पर जो जंग हुई थी वो ट्रेजर वही कहीं पर गायब हो गया। तो क्यों ना हम इसी ट्रेजर का फायदा उठाकर नांदाओ सेक्ट को सबक सिखाएं। जिसके बाद वो डांस हॉल मास्टर से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे कैपिटल में एक रूमर फैलाओ, सबको बताओ कि नांदाओ सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर द 1000 पगोडा इस दुनिया में दोबारा से अपीयर हुआ है। इस ट्रेजर की खबर नांदाओ सेक्ट में खलबली मचाने के लिए काफी हो जाएगी। और जब मैं नांदाओ सेक्ट का मुकाबला करने जाऊंगा तब मैं चाहता हूँ कि हेवनली डीमन सेक्ट के कई सारे मेंबर वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। उन सबको बताओ कि उन्हें भीड़ का हिस्सा होकर एक मोमेंटम क्रिएट करना होगा। तो डांस हॉल की मास्टर ने तुरंत ही किन्मो को हाँ बोल दिया। साथ ही किन्मो सोड मास्टर शिनसाओ को बताने लगा कि आप भी हमारे 12 गार्डियन एल्डर्स, 8 इंस्पेक्टर्स और लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टर्स को इन्फॉर्म कीजिए। उन्हें बताना कि उन्हें किसी भी कीमत पर सिटी में तैनात रहना होगा। हम पूरी तैयारी के साथ नांदाओ सेक्ट पर अटैक कर देंगे। और फिर यहाँ पर किन्मो ने अपनी एक डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि ग्रैनी सी ने उसे सिखाई थी। जो देखते साथ ही डांस हॉल के मास्टर कहने लगे कि ये तो हमारी हेवनली क्रिएशन डीमन टेक्निक है जिसमें किसी और की स्किन के कपड़े बनाकर खुद को पहनाए जा सकते, मगर यहाँ पर तो किसी की खाल मौजूद नहीं। तो फिर आप 7 क्रिएशन में से कौन से चैप्टर का यूज कर रहे हो? तो किन्मो से बताने लगा कि क्रिएशन हेवनली डीमन टेक्निक प्राइमरीली हमारी ही सोल पर काम करती है, यानी कि इसमें दूसरों की खाल उधेड़कर उसके कपड़े सिले नहीं जाते, बल्कि ये तो बस किसी दूसरे के अपीयरेंस को पूरी तरह से कॉपी कर सकती और इसका उस दूसरे शख्स पर कोई असर नहीं होगा। इसे ही क्रिएशन स्पिरिट टेक्निक कहा जाता है। सो अब अगर मैंने इस टेक्निक को हेवनली गॉड टेक्निक के साथ मिलाया तो ये दोनों टेक्निक स्टिमुलेट हो जाएगी और फिर हमारी बॉडी पूरी तरीके से दूसरे बंदे में ट्रांसफॉर्म हो सकती। बस शर्त इतनी है कि वो बंदा कल्टीवेशन की उसी राउंड पर होना चाहिए। और अब देखते ही देखते किन्मो ने अपने एक नए लुक को फॉर्म कर लिया। भले बंदा कोई और नहीं बल्कि बारबेरियन नेशन का प्रिंस बाइसाओ था। जब किन्मो ने लियोलान गोल्डन पैलेस को विजिट किया था उसी दरमियान उसकी बाइसाओ से मुलाकात हुई थी, इसलिए किन्मो ने बाइसाओ की उसी लुक को कॉपी कर लिया। वेल उसका ये नया फॉर्म देखकर तो सोड मास्टर शिनसा और डांस हॉल की मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनकी हेवनली क्रिएशन डीमन टेक्निक को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो किन्मो ने द 1000 पगोडा ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया। सो गाइस, अब आप लोग सोचोगे कि ये लॉस्ट हुआ ट्रेजर किन्मो के पास कहाँ से आ गया। अगर आपको याद होगा कि किन्मो ने जब लियोलान गोल्डन पैलेस को विजिट किया था उस वक्त किन्मो ने गोल्डन पैलेस का सारा ट्रेजर हॉल ही खाली कर दिया था। तो मेरे ख्याल से 1000 पगोडा उन्हीं ट्रेजर्स में से एक है जिन्हें किन्मो ने चुरा लिया था। और अब फाइनली किन्मो बाइसाओ के फॉर्म को लेकर सीधे हेवनली किंग लियो का बदला लेने के लिए नांदाओ विला के सामने पहुंच गया। वेल वहाँ मौजूद कोई भी शख्स किन्मो को पहचान नहीं पा रहा था। इनफैक्ट वे भी अपने ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि मेरे दोस्त किन्मो ने मुझे बताया था कि आज यहाँ पर काफी कुछ होने वाला है। वही दूसरी तरफ किन्मो ने 1000 पगोडा सबके सामने अनलिश कर दिया। उस ट्रेजर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। नांदाओ विला के लोग कह रहे थे कि ये ट्रेजर
ट्रेजर हमारी इमूवेबल जेन टेक्निक से मिलता जुलता है। इनफैक्ट हमारी इमूवेबल जेन टेक्निक इसी पगोडा से इमर्ज हुई थी, मगर फिर हमारे नांदाव सेक्ट का स्पेशल ट्रेजर कई सौ सालों पहले लॉस्ट हो गया। लगा ही नहीं था कि हम दोबारा कभी इस 1000 पगोडा को देख पाएंगे। तो किन्मो तुरंत ही उन्हें बताने लगा कि अब ये 1000 पगोडा हमारे लियोलान गोल्डन पैलेस की अमानत है और मैं यहाँ पर गोल्डन पैलेस के विच लॉर्ड के ही ऑर्डर पर आया हूँ। मैं इस ट्रेजर का यूज करके नांदाव विला को चैलेंज करता हूँ। जो सुनते साथ ही नांदाव सेक्ट की कल्टीवेटर्स किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि ओरिजिनली ये 1000 पगोडा हमारा ट्रेजर था। पहला तो हमें लगा था कि ये गुम हो गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसे तो लियोलान गोल्डन पैलेस ने चुरा लिया था। चलो अब जल्दी से वो ट्रेजर उसके असली मालिक के हवाले कर दे। वहीं पर हम पब्लिक में हेवनली डीमन सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जो कि मॉर्टल की भेष में आकर किन्मो को जानबूझकर गालियां देने लगे। इनफैक्ट वो नांदाव सेक्ट से कह रहे थे कि इस बंदे में जरा भी दम नहीं, एक ही पंच में इसका मुंह तोड़ के अपना ट्रेजर वापस ले लो। इसे बता दो कि नांदाव सेक्ट कोई कायर नहीं जो इसके सामने घुटने टेक दे। वेल पब्लिक में जितने भी हेवनली डीमन सेक्ट के लोग मौजूद थे वो सबके सब नांदाव सेक्ट की कल्टीवेटर्स को उकसाने लगे और उनकी प्रोवोकिंग बातें सुनकर तो ड्यूक वेई को भी मजा आने लगा। वो जानते थे कि अब यहाँ पर काफी बड़ा सीन क्रिएट होने वाला है, जो देखकर ही उन्हें मजा आएगा। वहीं पर बायसाव यानी कि किन्मो उन कल्टीवेटर्स को बताने लगा कि कई सौ सालों पहले एक जेन मास्टर गलती से हमारे ग्रासलैंड में पहुंच गया। उस वक्त तो जेन मास्टर काफी ज्यादा घायल था, तो हमारे गोल्डन पैलेस ने उसकी मदद की, जिसके चलते उस जेन मास्टर ने खुश होकर ये 1000 पगोडा ट्रेजर हमारे गोल्डन पैलेस के हवाले कर दिया। साथ ही उस जेन मास्टर ने बताया था कि ये ट्रेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये ट्रेजर उसे ही दिया जाना चाहिए जिसके पास इसे पजेस करने की एबिलिटी हो। अगर सच बताओ तो मैं भी उस बंदे से मिलने के लिए बेताब हूँ जो इस 1000 पगोडा को क्लेम करेगा, मगर उसके लिए तुम्हारे नांदाव सेक्ट के डिसाइपल्स को मेरा मुकाबला करना होगा। जो भी मुझे हराएगा ये ट्रेजर उसे मिलेगा। बस इस चैलेंज की एक ही शर्त है, नांदाव सेक्ट के लोगों को अपनी कल्टीवेशन को मेरी कल्टीवेशन लेवल पर ही सील करना होगा। जैसा कि अगर मैं 5वीं लेवल का कल्टीवेटर हूँ तो तुम लोगों को भी अपनी कल्टीवेशन को 5वीं लेवल पर ही सील करना होगा। तो बताओ क्या तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है? जिस पर वो कल्टीवेटर कहने लगा कि बच्चे तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तो हमारे नांदाव सेक्ट के सामने आकर हमें ही चैलेंज कर रहा और फिर देखते ही देखते नांदाव सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स ने किन्मो को चारों ओर से घेर लिया, जो देखते साथ ही ड्यूक वेई जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे ये हुई ना बात, अब यहाँ पर मजा आएगा। लियोलान गोल्डन पैलेस का एक मामूली सा बंदा नांदाव सेक्ट को चैलेंज कर रहा है। अब ये बात धीरे धीरे करते हुए पूरे टाउन में फैल गई। दरअसल नांदाव सेक्ट की काफी अच्छी रेपुटेशन थी, भले ही वो पर्दों के पीछे चाहे कितनी ही गंदी हरकतें क्यों ना करे, मगर उन्होंने अपना असली चेहरा कभी दुनिया के सामने आने नहीं दिया। इसलिए सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिर किस बंदे में इतना दम है जिसने नांदाव सेक्ट के गेट को ब्लॉक किया। और ड्यूक वेई वहाँ पर होने की वजह से तो ये सभी लोग समझ गए कि यहाँ पर काफी अच्छा शो होने वाला है, इसलिए अब किन्मो के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच गए। शियांग तो कियान से कहने लगी कि ये बंदा हमारे बॉर्डर की सारी सिक्योरिटी को पार करके यहाँ पहुँच पाया, जबकि एक बारबेरियन होने की वजह से यांगकांग में इसे आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस बंदे को अपाहिज बना दे या फिर सीधा खत्म कर दे। वे ये लोग भी पहचान नहीं पा रहे थे कि ये बंदा बायसाव ना होकर किन्मो है। जिस पर कियान कहने लगी कि नांदाव एक प्रेस्टिजियस सेक्ट है, अगर गेट ब्लॉकिंग के रूल्स की बात की जाए तो हम इस बंदे के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। हमारे नांदाव सेक्ट के डिसाइपल्स रूल को फॉलो करते हुए इस बंदे की चटनी बनाने वाले हैं। साथ ही साथ सभी लोग चिल्लाने लगे कि इस बारबेरियन को सबक सिखाओ, इसे दिखा दो नांदाव सेक्ट की असली डिग्निटी क्या है। वेल चिल्लाने वाले मॉर्टल्स किन्मो के ही लोग थे जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। वेल यहाँ पर नांदाव सेक्ट के बंदे ने अपने सभी डिसाइपल्स को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ पर ड्यूक वेई मौजूद है, इसलिए हमें मजबूर होकर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर गलती से भी हमने इस बंदे को मार दिया तो हमें सीधे एम्परर के सामने पेश किया जाएगा। और उतने में ही युआनजिंग नाम का बंदा किन्मो को चैलेंज करने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। वो किन्मो को बताने लगा कि मैं भी तुम्हारी जैसी 5 ल्यूमिनरीज रेल्म का कल्टीवेटर हूँ। अब जैसे उस बंदे ने अपना नाम बताया तो किन्मो भी सामने आकर उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने लगा। वो कह रहा था कि मेरा नाम है बायसाव और मैं लियोलान गोल्डन पैलेस का मेंबर हूँ। तो इस तरह से किन्मो का पहला मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर युआनजिंग ने फटाफट से लिंगबाओ इमूवेबल जेन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। वेल इस टेक्निक की खास बात ये थी कि इसके अंदर कई सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मौजूद हैं। वेल किन्मो ने तो ऑलरेडी इस टेक्निक के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा की है। उसे पता था कि 1000 ट्रेजर्स 1000 सील में ट्रांसफॉर्म हो सकते, साथ ही हर एक सील में अलग तरह की पावर और अलग तरह का इफेक्ट था। सो यहाँ पर युआनजिंग ने उस ट्रेजर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया, जो देख ड्यूक वेई बताने लगे कि अब इस कल्टीवेटर की
की बॉडी एक वज्रा जैसी बन चुकी है, जिसे कोई भी ब्लेड या स्पीयर पियर्स नहीं कर सकता। और अब जैसे वो बंदा किन्मो पर अटैक करने के लिए रवाना हुआ, उसी वक्त किन्मो ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वेल ये पंच इतना ज्यादा भयानक था कि उस बंदे की वज्रा बॉडी पूरी तरह से ब्रेक होकर किन्मो का पंच सीधा उसके पेट के आर पार घुस गया। इस मूव को देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान था। साथ ही साथ युआन जिंग का खून उसके दोस्त के मुंह पर जाकर चिपक गया। वो गुस्से में बौखलाते हुए किन्मो से कहने लगा कि तुमने युआन जिंग को मार दिया, ये तो रूल्स के खिलाफ है। जिस पर किन्मो बताने लगा कि मैं तो बारबेरियन नेशन का बंदा हूँ, वहाँ के रूल्स तो काफी ज्यादा सिंपल हैं। एक बार तुम मुकाबले में उतर जाओ तो फिर तुम जिंदा या फिर मुर्दा ही वापस आ पाओगे। वेल यहाँ पर किन्मो ने बारबेरियन नेशन के रूल्स को जानबूझकर अप्लाई किया था, ताकि नांदाव सेक का सत्यानाश करना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसी वक्त किन्मो पर दूसरे बंदे ने हमला कर दिया, मगर किन्मो ने अपनी जोरदार लात के साथ उस बंदे को दीवार पर चिपका दिया। साथ ही उसने बड़ी डैशिंग अंदाज में अपने स्पीयर को रिलीज करते हुए उस बंदे को हमेशा के लिए उसी दीवार पर फिक्स कर दिया। वेल ये सब देखकर नांदाव सेक का डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि इस बारबेरियन ने तो हमारे 2 कल्टीवेटर्स को मार दिया, जल्दी से इंपीरियल कोर्ट में इसकी खबर भिजवाओ। मगर कोर्ट के मेंबर ड्यूक वेई तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहे थे कि इंपीरियल कोर्ट के रूल्स को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मार्शल वर्ड का मसला है तो इसे मार्शल वर्ड में ही हल करना चाहिए। भला कल्टीवेशन की दुनिया में हमारा इंपीरियल कोर्ट इंटरफेयर क्यों करेगा? इंपीरियल कोर्ट अगर कल्टीवेशन की दुनिया में दखल देने लगा तो हमें आम लोगों के लिए टाइम ही नहीं बचने वाला। वेल ड्यूक वेई की बातें सुनकर तो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर बाइसाओ कह रहा था कि नांदाव सेक के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। इनके पास ढेर सारे कल्टीवेटर्स की फौज है, मगर ये लोग अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इन्हें वाइन और औरतों से फुर्सत ही नहीं मिलती। जो सुनते साथ ही नांदाव सेक के कई सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए। वहीं दूसरी तरफ नांदाव सेक के मास्टर को भी इस मैटर की खबर मिल चुकी थी। उसका डिसाइपल बताने लगा कि लियोलान गोल्डन पैलेस का बारबेरियन यहाँ पर पहुँच चुका है और उसने हमारे नांदाव सेक के गेट को ब्लॉक कर दिया। साथ ही उस बंदे ने हमारे 1000 पगोडा ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए हमें ही चैलेंज किया और हमारे जितने भी सीनियर ब्रदर्स उसका मुकाबला करने गए, उसने उन सभी को बड़ी बेरहमी से मार दिया। वेल ये सुनते साथ ही नांदाव सेक का मास्टर सन नांदाव काफी ज्यादा भड़क गया था। इधर बाइसाओ ने नांदाव सेक के डिसाइपल की लाशें बिछा दी थी। वहीं पर ड्यूक वेई बताने लगे कि इस बारबेरियन की कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मगर इस बंदे ने अभी तक लियोलान गोल्डन पैलेस के विच लॉर्ड के स्क्रिप्चर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पर नांदाव सेक का एक सीनियर डिसाइपल अपने साथी से कहने लगा कि तुमने 400 सील टेक्निक को मास्टर किया है, तुम तो हम सबके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो। मेरे ख्याल से तुम ही इस बंदे को मार पाओगे। साथ ही हमारे सेक्ट मास्टर ने तुम्हें एक सीक्रेट पैगाम भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम फिलहाल के लिए अपने 6 यूनियंस डिवाइन ट्रेजरी को सील करने का नाटक करो और फिर सही मौका मिलते साथ ही अपनी फुल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके इस बंदे को खत्म कर देना। इसलिए वो सीनियर डिसाइपल बड़े इक्वल अंदाज में किन्मो का मुकाबला करने रवाना हो गया। उसने यहाँ पर हवा में फ्लाई करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन किया और फिर मौका मिलते साथ ही उसने अपने 6 यूनियंस रियल्म की पावर को अनलॉक कर दिया, जो कि सरासर चीटिंग थी। किन्मो भी तुरंत ही समझ जाता है कि इस बंदे ने अपनी डिवाइन ट्रेजरीज को अनसील किया है, तो किन्मो ने भी फटाफट से अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस बंदे के हर एक अटैक को डॉज करने लगा और फिर मौका मिलते साथ ही उसने उस कल्टीवेटर के गले पर वार कर दिया। वेल ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगी। वेल इस मूव को देखते साथ ही शियांग को किन्मो के पास मौजूद डेटी पावर की याद आ गई, जिसके चलते उसे शक हो रहा था कि ये बाइसाओ है या फिर किन्मो है। वहीं पर नांदाव सेक का सीनियर डिसाइपल कहने लगा कि तुम एक 5 ल्यूमिनरीज के कल्टीवेटर हो, तो तुम्हारे लिए छठी realm वाले बंदे को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उतने में ड्यूक वेई सामने आकर उस बंदे से कहने लगे कि नांदाव सेक तो प्रेस्टिजियस माना जाता, मगर तुम्हारे दोस्त ने चीटिंग करके इस बंदे पर हमला किया था। हालांकि चीटिंग करने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। तुमने तो हमारी यांगकांग की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सो गाइस ये फन ऐसा ही चलता रहेगा। अगले एपिसोड में देखते हैं कि किन्मो कितनों को निपटा देता है।